नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम नई कविता की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। तो नई कविता का आरंभ कब से हुआ, इसके बारे में स्वयं नई कविता के कवि भी आपस में सहमत नहीं है। तो कुछ कवि आलोचक प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग काव्यधारा मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के रूप में हुआ है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नई कविता की शुरुआत नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से वे मानते हैं। तो जिनके प्रथम अंक में जब उनका प्रकाशन सन 1954 में हुआ, तो गिरजा कुमार माथुर और नई कविता को अलग अलग कृत्रिम वर्गों में देखना असंगत मानते हैं। उनके अनुसार प्रयोगवाद और नई कविता आधुनिकता की एक अलग स्टेज है, और तीसरा सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ था, उसकी भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवाद या प्रयोगशीलता शब्दों की अपेक्षा नई कविता शब्द का प्रयोग करना उचित समझा था। तो नई कविता के उदय पर विचार करने से पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि 1947 में उत्पन्न जो काव्यधारा थी, 1954-55 तक आते आते वह विलुप्त क्यों होने लगी। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की धारा बहुत दूर तक न चल सकी। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि कुल मिलाकर प्रयोगवाद ने अधिक बल कविता के शिल्प विधान पर दिया। तो अनुभूतियों के क्षेत्र में भी उसने कुछ नवीनता का संचरण किया, लेकिन जीवन के संबंध में उनका अपना कोई सुस्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रहा। तो यह भी सही है कि प्रयोगवाद के लिए यह बहुत इष्ट नहीं था, और वह अनुभूतियों के चित्रण और शिल्प विधान के क्षेत्र में एक प्रयोग ही रहा। तो इस प्रकार उसकी सार्थकता भी इसी रूप में है। प्रयोगवाद का हमारे इतिहास में स्थायी होना और इतने लंबे समय तक प्रयोग की स्थिति रहना प्रवृत्तिगत अस्थिरता का परिचायक है। अब हम देखेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। तो प्रयोगवाद और नई कविता, इनका जो संबंध है वो जटिल नहीं है। प्रगतिवाद के उत्तर काल में जब कार्य क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्तियां पनपने लगी जो काव्य की सामाजिक भूमि की बजाय व्यक्ति की स्वानुभूति पर अधिक बल देती थी, जो काव्य में वस्तु पक्ष की बजाय रूप पक्ष पर बल देती थी, और जो काव्य की किसी बनी बनाई शैली का अनुसरण करने की अपेक्षा नए प्रयोगों पर बल देती थी। तो ऐसी स्थिति में प्रगतिवाद के बढ़ते जो अंतर्विरोध हैं, उनके साथ ही इन प्रवृत्तियों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। यही प्रवृत्तियां बाद में प्रयोगवाद के रूप में जानी जाने लगी। और आरंभ में प्रयोग की चर्चा का अर्थ प्रगतिवाद का विरोध करना नहीं था, इसलिए तारसप्तक के प्रकाशन से लेकर के प्रतीक के प्रकाशन के बीच के दौर में प्रयोगों की चर्चा होते हुए भी इसने वाद का रूप ग्रहण नहीं किया था। लेकिन जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया था, उसके माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया जाने लगा, और तब प्रयोगवाद की चर्चा प्रयोगवाद की विरोधी काव्यकृति के रूप में होने लगी थी। तो अज्ञे आरंभ से ही प्रयोगवाद शब्द को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने 1952 में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया। फिर 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, तो नई कविता शब्द प्रचलित हो गया। फिर नई कविता आंदोलन के सूत्रधार जो थे वो कवि और आलोचक, जिनमें जगदीश गुप्त, विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, इन सब ने अपनी काव्य सृजना की जो परंपरा है उसका संबंध प्रयोगवाद और अज्ञे से जोड़ा, और मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का इन्होंने विरोध किया। तो नई कवितावादी आरंभ में अपनी कविता को प्रयोगवाद और अज्ञे से जोड़ने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काव्य को प्रयोगवाद के साथ जोड़ते हुए भी एक उसको विशिष्ट बताने लगे, और बाद में अपनी विशिष्टता पर अधिक बल देने लगे थे। अब प्रश्न ये बनता है कि नई कविता काल की परिस्थितियां कैसी थी। तो हमने प्रयोगवाद कालीन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी शिविर और समाजवादी शिविर के बीच बढ़ते तनाव का असर
तत्कालीन लेखकों और बुद्धिजीवियों पर भी पड़ रहा था। इन दोनों शिविरों के बीच बढ़ते तनाव ने शीत युद्ध को जन्म दिया। इस दौर में ऐसे सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों ने जन्म लिया जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा और समाजवादी देशों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। यह कहा गया कि मार्क्सवाद हर तरह की स्वतंत्रता का अपहरण करता है, तो समाजवादी देशों में न जनता को और न ही बुद्धिजीवी जो लेखक हैं उनको किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्ति। और ये भी कहा जाता था कि पूंजीवाद और समाजवाद तथा जो वामपंथ और जो दक्षिण के हैं उनके जैसे जो भेदभाव हैं आज अनावश्यक हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति को लेकर भी नए लेखक और जो कवि हैं उनमें असंतोष का भाव था। तो प्रगतिवादी लेखकों ने तो स्वतंत्रता को अधूरा बताया ही था और नए कवितावादी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति से असंतुष्ट थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सत्ता जिन वर्गों के हाथ में आई और उसने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया या समाधान असंभव था, तो स्वतंत्रता भारत में जनता का जन्मसिद्ध अधिकार बनाने के लिए स्वतंत्र भारत में जनता का असंतोष बढ़ा। देश में आर्थिक विषमता बढ़ी और बेरोजगारी पनपी। असंतुलित विकास हुआ और राष्ट्रीय एकता और बाहरी दबावों की समस्या का विस्तार हुआ। इस राष्ट्रीय स्थिति ने मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों को निराश और कुंठित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले शीत युद्ध ने उन्हें भ्रमित किया। नई कविता का आंदोलन इसी पृष्ठभूमि में उदित हुआ। अब हम नई कविता का अभिप्राय देखते हैं कि नई कविता से हम क्या समझते हैं, नई कविता से तात्पर्य। तो यह एक विवाद का विषय है कि नई कविता नाम से जाने जाने वाली कविता किन अर्थों में नई है। तो इस काल की कविता को ही नई कविता कहना कहाँ तक उचित है, जबकि क्या ये भी सही नहीं है कि छायावादी कविता भी अपने से जो पहले के काव्य रूप हैं उनसे नई थी। अगर नई कविता का तात्पर्य यह है कि वह पूरी तरह से नई है और उसने अपने पूर्ववर्ती काव्य रूपों की कोई प्रतिछाया नहीं है, तो ये कहना भी सही नहीं है। नई कविता पर प्रगतिशील और प्रयोगवाद ही नहीं बल्कि छायावाद के प्रभाव को भी स्वीकार किया गया है। तो कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा ही होती है। तो नई कविता को परिभाषित करते हुए अनुभूति की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया गया और अज्ञेय ने भी अनुभूति की विशिष्टता को महत्वपूर्ण माना और जो गिरिजा कुमार माथुर है उन्होंने अनुभूति की साधारणता को ही विशिष्ट माना। उसी प्रकार जगदीश गुप्त ने भी नई कविता को अपने युग की नई वास्तविकता के अनुरूप बताया। फिर धर्मवीर भारती ने नई कविता को पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता कहा। नई कविता में व्यक्ति स्वातंत्र्य की भावना भी प्रबल रही और मुक्तिबोध ने उन्हें नई कविता की अपनी कोई विशेष दार्शनिक धारा या विचारधारा नहीं कहा। उनके अनुसार नई कविता मूल रूप से एक परिस्थिति के भीतर पलते हुए मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता है। तो इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि नई कविता की कोई निश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। यहाँ तक कि यह कहना भी सही है कि संपूर्ण नई कविता का संबंध अपने युग के यथार्थ से है, लेकिन इस यथार्थ को व्यक्त करने वाली भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं। इनमें कई दृष्टियां एक दूसरे के विरोधी भी हैं। तो नई कविता पर विचार करते हुए जहाँ एक और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उसका जो संबंध है वो तत्कालीन यथार्थ से है, वही उसमें अंतर्निहित विभिन्न दृष्टियों, काव्य अभिरुचियों और कवि की जो व्यक्तिगत क्षमता है उसका भी ध्यान रखना होगा। अब हम देखेंगे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि नई कविता पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं और जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव पड़ा था। इस दौरान
पश्चिम में अस्तित्ववाद जैसे नए दर्शन की लोकप्रियता बढ़ी और आधुनिकतावाद की भी व्यापक चर्चा होने लगी, तो नई कविता के रचनाकारों पर इन दोनों विचारधाराओं का प्रभाव भी पड़ा। युद्ध की जो विभीषिका थी उसने यूरोप के जनजीवन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। मृत्यु और विनाश का जो भय है जीवन की वास्तविकता बन गया था और इसके कारण लोग विश्व बाजार की होड़ और युद्धों की जो भीषण दुर्गति है उसके बीच व्यक्ति को यह लगने लगा कि सत्य केवल मृत्यु है, शेष सब कुछ मिथ्या है। तो आस्था, मूल्य, समाज, आदर्श, भविष्य, ये सब क्या है? मिथ्या है, बेकार की बातें हैं। तो अस्तित्ववाद से ऊपर सोच करके उसका असर नई कविता के रचनाकार उन पर भी पड़ा। तो जो आधुनिकवाद है उसका संबंध किस वर्ग से है? पूंजीवाद से और पूंजीवाद के विकास से। तो पूंजीवादी विकास के साथ उभरे नए जीवन मूल्यों और नई जीवन पद्धति को आधुनिकतावाद की संज्ञा दी जा सकती है। तो आधुनिकता ने जहां एक और स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व जैसे मानव मूल्य दिए, वहीं दूसरी ओर जो औद्योगिक सभ्यता है और जो मशीनीकरण है उसने एक नई समस्या भी उत्पन्न कर दी थी। मशीनों के सामने व्यक्ति अपने को निरुपाय समझने लगा। शहरीकरण और भीड़भाड़ ने मनुष्य को अकेला कर दिया। तो इन सभी परिस्थितियों और सोच ने नई कविता की विषय वस्तु को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। तो नई कविता पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव रहा। नई कविता में दो तरह की धाराएं रही। एक धारा जो अस्तित्ववाद, आधुनिकवाद से प्रभावित थी और दूसरी धारा जो मार्क्सवाद से प्रभावित थी। तो कई नए कवि ऐसे भी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कोई भी पक्ष ग्रहण नहीं किया। अब नई कविता की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें सबसे पहले है व्यक्ति स्वातंत्र्य। तो व्यक्ति स्वातंत्र्य नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। नई कविता आंदोलन के दौरान नए कवियों ने नए मनुष्य की प्रतिष्ठा का नारा दिया। यहाँ नया मनुष्य कैसा हो इसको लेकर के उनमें मतभेद रहा। कोई इसे लघु मानव, जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे लघु मानव की संज्ञा दी, तो विजय देवनारायण शाही ने इसे सहज मानव कहा। तो कोई इसे स्वतंत्रता का असली प्रवक्ता बता रहा था, तो कोई इसे भीड़ से घिरा अकेला और एकांकी बता रहा था। लेकिन ये मानव मध्यम वर्ग का ही प्रतिनिधि नहीं था। ये मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर मानता था। समाज की जो मृत मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनसे घिरा हुआ वह व्यक्ति अपने को दीनहीन समझने लगा, उपेक्षित समझता था। तो ये भीड़ से घिरा परंतु अपने निजी विवेक के प्रति अत्यधिक सजग था। नई कविता में इसी व्यक्ति विशेष की आशाओं, निराशाओं, आस्थाओं, अनास्थाओं, इन सब की अभिव्यक्ति हुई। तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन सभी कवियों ने एक ढंग से नहीं किया। लक्ष्मीकांत वर्मा के यहाँ व्यक्ति की एकांत प्रियता के प्रति विशेष आग्रह रहा। व्यक्ति की लघुता के महत्व का प्रतिपादन भी उन्होंने अपनी कविताओं में किया। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार व्यक्तिकता और सामूहिकता दोनों ही असत्य और छल है। तो इसलिए सामूहिकता के छल में व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को खोए, इससे कहीं बेहतर है कि वह अपनी व्यक्तिकता की रक्षा करे। तो डॉक्टर भारती अपने काव्य नायक को पराजित, उत्पीड़ित, टूटा हुआ और जर्जर, कुंठित, त्रासदी झेलता हुआ एक अकेले शहीद के रूप में पेश करते हैं। तो नई कविता में भीड़ बनाम अकेला व्यक्ति का विवाद भी प्रमुख रहा। लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि कवियों ने भीड़ बनाम व्यक्ति के द्वंद्व को कविता में व्यक्त किया। भीड़ के मुकाबले में अकेले खड़े व्यक्ति को उससे अलग और वो लघु मानते हैं। तो जनता की भीड़ समझना और व्यक्ति की लघुता को महिमा मंडित करना मध्यम वर्गीय व्यक्ति के व्यक्तिवादी सोच का ही परिणाम है। लेकिन नई कविता के दौर में ये जनता के प्रति पूर्ण रूप से आस्था की अभिव्यक्ति जो है वो हम मुक्तिबोध की कविता में देख सकते हैं।
तो रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह, इनकी कविता में जनता के प्रति वैसा अनादर व्यक्ति नहीं हुआ है जैसा कई अन्य कवियों में हम देखते हैं। उसके बाद हम जो अगली प्रवृत्ति है आस्था और अनास्था की, उसके बारे में देखेंगे। नई कविता के दौरान जो आस्था का प्रश्न था वो भी महत्वपूर्ण था। नए कवियों का कहना था कि हमारा काव्य अगर अनास्थावादी लगता है तो इसलिए कि आज की सच्चाई भी यही है। तो उनके अनुसार जो नई कविता वादों और विचारधाराओं में या रूढ़ियों में या सामूहिक निर्णयों पर झूठी आस्था का विरोध करती है, तो वह नियतिवादी भविष्य के जो ब्रह्मजाल है या झूठी आशाओं का जो जंजाल है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो नई कविता व्यक्ति के अपने विवेक पर आस्था व्यक्त करती है, क्योंकि व्यक्ति का विवेक ही उसे दिशा दे सकता है, न कि कोई बाहरी सत्य। तो धर्मवीर भारती ने भी निजी विवेक के अलावा आस्था का और कोई बाह्य आधार नहीं स्वीकार किया। और जो उनकी रचना है हमने आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, अंधा युग। तो अंधा युग का प्रत्येक पात्र कैसा है? आस्था विहीन। किसी को भी भविष्य पर भरोसा नहीं है। मनुष्य का भविष्य उन्हें मृत नजर आता है। केवल आत्महत्या ही उन्हें दर्शन, धर्म, कला, संस्कृति और शासन में व्यक्त होती नजर आती है। तो उसकी अंधा युग की हम एक पंक्तियां देखेंगे कि यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। उसी प्रकार जो कुंवर नारायण हैं, उन्होंने अपनी जो रचना है आत्मजयी, उसमें उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष को जिस परिणति तक पहुंचाया है, उससे ये सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति के बाह्य संघर्ष को आत्मचेतन स्तर पर हल कर लेना चाहते हैं। नए कवियों में सभी इतने आस्था विहीन नहीं है। मुक्तिबोध की कविता इस बात का प्रमाण है। तो अज्ञेय के यहाँ पे भी परंपरा के प्रति एक आदर भाव मिलता है, जिसे हम असाध्य वीणा में देख सकते हैं। फिर अगली विशेषता है औद्योगिक सभ्यता। तो पूंजीवादी विकास में तकनीकी प्रगति का भी बहुत बड़ा हाथ रहा था। इसने बड़े उद्योगों की स्थापना को संभव बनाया, जिसके कारण बड़े बड़े महानगर बसे थे और पारिवारिक ढांचे, सामाजिक संबंधों, जीवन मूल्यों में ऐसे परिवर्तन हुए जिसकी कल्पना इससे पहले के मनुष्यों ने नहीं की थी। तो ये जो परिवर्तन थे वो सकारात्मक भी थे और नकारात्मक भी थे। तो बढ़ते औद्योगिकरण और मशीनीकरण ने मनुष्य को भावनात्मक स्तर पर अकेला बना दिया, असहाय बना दिया, स्वार्थी बना दिया। तो इसलिए कवियों ने औद्योगिक सभ्यता की आलोचना भी की। अज्ञेय की ऐसी कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यंत्र व्यक्ति को केवल सुविधाएं ही नहीं देता है, वह व्यक्ति से उसकी संवेदन शक्ति भी छीन लेता है। और जो कुंवर नारायण हैं, उन्होंने अपनी कविता में पहियों और पंखों वाली इस बेसिर पैर की सभ्यता में, तो उन्होंने कहा कि यह पता लगाना मुश्किल है कि यहाँ आदमी मशीन को चला रहा है या मशीन आदमी को चला रही है। और तब ऐसे में मनुष्य की जो तस्वीर उभरेगी वह कुछ कैसी होगी? जो परिवेश है उसमें हम तुम, जो इनका काव्य संग्रह है उसमें से हम इनकी पंक्तियां देखते हैं। अपने ही हथियारों से घबराया मानव, पत्थर का देव और लोहे का दानव। यह युग अपनी ही ताकत से हारा मनुष्य, अपने अतीत को दोहराता अंधा भविष्य। शहरों का कूड़ा झोंपड़ियों में फैलाया, अपनी जरूरतों को कोड़ों से पिटवाया। इंसान मगर बेजान मकानों सा ढहाता, अपने से दूर पास बस्ती के रहता। सभ्यता लगी नाखून पर पॉलिश जैसे, हम ठाठ फकीरी बिकता जो पैसे पैसे। तो नगरीय जीवन की आलोचना अज्ञेय के अलावा लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही और विपिन कुमार अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन सभी की कविताओं में हम देख सकते हैं। तो जो विजय देव नारायण शाही है, उनके यहाँ शहरी जीवन की आलोचना संवेदनात्मक धरातल पर की गई है। इन कवियों की कविताओं में जीवन के प्रति जिस ऊब का, खींच का, निराशा और कुंठा की अभिव्यक्ति हुई, उसके मूल में शहरी जीवन की विषमताएं हैं। मुक्तिबोध ने भी शहरी जीवन की वास्तविकता को उजागर किया, लेकिन इसके लिए वे विज्ञान और मशीन को नहीं, बल्कि जो शोषण की सभ्यता के नियम हैं उसको दोषी मानते हैं।
जिसमें सियाह चक्रव्यूह में मनुष्य के प्राण फंसे हुए हैं। तो आज की क्लास में हमने जो नई कविता की परिस्थितियां हैं और उसकी जो पृष्ठभूमि है, नई कविता से हम अभिप्राय क्या है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, इन सब के बारे में चर्चा की। तो कल की क्लास